हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरके टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाला है सीटेट फरवरी 2026 में जो आगे होने वाला एग्ज़ाम है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीटेट 2012 में जो अ, हुआ था एग्ज़ाम, उसमें सीडीपी में जो सवाल पूछे गए थे उसी प्रश्नों को लेकर यहाँ पर आज हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सीडीपी के 30 के 30 प्रश्न हैं जो 2012 में पूछे गए थे, वो पूरा यहाँ पे बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ प्राथमिक स्तर का है जो सीडीपी का पेपर हुआ था 2012 में 29 जनवरी को। तो प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 तक के लिए पहला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर ए, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, व्यवस्था फेल हुई है। यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। अतः इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा, व्यवस्था फेल हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन नंबर बी, रटने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन नंबर सी, अन्य शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ऑप्शन नंबर बी, चार्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, और ऑप्शन नंबर डी है विस्तृत व्याख्या करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि 2012 में पूछा गया था प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा कराकर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो वह सबसे प्रभावशाली होगा, जिससे छात्रों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, समावेशी शिक्षा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ऑप्शन नंबर बी, दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, ऑप्शन नंबर सी, तथ्यों की शिक्षा रटने से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर डी, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है साथियों, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी, सत्य या असत्य, और ऑप्शन नंबर डी है निबंधात्मक प्रश्न। तो इसके ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शन राइट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सत्य या असत्य। प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिखकर यह पूछा जाना कि वाक्य सत्य है या असत्य है, इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सत्य या असत्य। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, केवल प्रचलित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, ऑप्शन नंबर बी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं,
और ऑप्शन नंबर डी है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है कि विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वो मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किसके बारे में चिंतित है। तो ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नों के प्रकार के लिए, ऑप्शन नंबर सी है विश्वसनीयता और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है वैधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए। किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने पर उसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को प्रश्न पत्र में शामिल किया जाए। अगला प्रश्न है साथियों, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास क्या है। तो इसके ऑप्शंस है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कता नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह प्रासंगिक है, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन को नियंत्रित करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। तभी विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं विवेचन करें, चिंतन करें, तर्क करें तथा अपने अनुभवों को इस प्रकार संगठित एवं समंजस करें ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों जो पूछा गया था 2012 में, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसके ऑप्शंस है बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्रों का आकलन करते हैं क्योंकि वे अपने छात्रों को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना होता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षकों के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को जितना भी सीखने के तरीकों के बारे में ज्ञान हो उसे सभी प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न साथियों जो पूछा गया था 2012 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए सभी की विकास दर समान नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी विकास हमेशा रैखिक होता है, और ऑप्शन नंबर सी है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। उदाहरण के लिए अगर देख ले तो शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ का मंद गति से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। अगला प्रश्न है साथियों, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है पहला ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, और ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही
उसमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 13, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने साथियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्लन के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी जो सी है वो है अधिगम के सक्रिय अनुबंध, और ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान के निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञान के निर्माण। ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को ज्ञान के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञान के निर्माण। अगला प्रश्न है साथियों, जब बच्चा दादी से उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चे किसके कारण रोते हैं? तो ए ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए है सामाजिक असुरक्षा, ऑप्शन बी संवेगात्मक असुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी अनजानी असुरक्षा और ऑप्शन नंबर डी वियोग असुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक असुरक्षा। जब बच्चे को उसकी माँ की गोद से अलग किया जाता है तो उसमें संवेगात्मक असुरक्षा उत्पन्न होती है जिसके कारण वो रोने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक असुरक्षा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण के क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ऑप्शन नंबर बी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, और ऑप्शन नंबर डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 16, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन है वैयक्तिक प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी प्रयोजनात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर सी प्रगतिशील चिंतन और ऑप्शन नंबर डी लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक, जब किसी संस्थान या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता दी जाती है तो उस प्रक्रिया को लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 17, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो इसके ऑप्शन है आनुवंशिक, ऑप्शन नंबर बी नैतिक, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में करनी चाहिए। किसी बालक का जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। अगला प्रश्न है साथियों, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? तो इसके ऑप्शंस है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत और ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांगी न होकर बहुआयामी होता है। जिस प्रकार शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, उससे प्रतीत होता है कि वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला प्रश्न साथियों हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19, जो कि सीटेट एग्जाम में पूछा गया 2012 में CTP के अंदर।
एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह किस उपागम के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, ऑप्शन नंबर बी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, ऑप्शन नंबर सी है सीखने की तत्परता, और ऑप्शन नंबर डी है सक्रिय भागीदारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय भागीदारी। यदि शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती और यदि वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रेरित करती है, तो यह उपागम सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय भागीदारी। अगला प्रश्न साथियों हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंध है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन नंबर ए बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, और ऑप्शन नंबर डी है विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है तो वह शिक्षक को अधिक प्रभावी बना सकता है, साथ ही साथ उसे अन्य विषयों के बारे में भी समान ज्ञान होने चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इसके ऑप्शन है धार्मिक सिद्धांतों को महत्व देना, ऑप्शन नंबर बी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन नंबर सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और ऑप्शन नंबर डी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की चर्चाओं में सक्रिय सहभागिता बनना चाहिए, साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनकर उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर बी है छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है वे एक दूसरे के प्रश्नों से उत्तर सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 23, जब एक निःशक्त बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शन है बच्चे की निःशक्तता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सहकारी योजनाओं विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। जब एक निःशक्त बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, सहकारी योजनाओं विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ शिक्षक को चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 24, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियम नामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निष्पादन, ऑप्शन नंबर बी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और ऑप्शन नंबर सी है विकल्पों के विवेचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निष्पादन। इंद्रियम नामक संवेदी प्रेरक अवस्था का विस्तार 2 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था में बालक व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है, वस्तु, स्थायित्व, समय और दिशा का भी ज्ञान होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निष्पादन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों मानव व्यक्तित्व परिणाम है। इसके ऑप्शंस है पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का,
ऑप्शन नंबर सी केवल वातावरण का, और ऑप्शन नंबर डी है केवल आनुवंशिकता का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। बी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए विशिष्ट शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों की विकास दर विभिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, परिकल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी, समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक जानकारी को एकत्र करना। और ऑप्शन नंबर डी है, परिकल्पना का निर्माण करना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूकता। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण है समस्या के बारे में जानना होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी आत्मनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक, ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिक और ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, भावनात्मक। भावनात्मक का तात्पर्य है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव, जो अधिगम को सुगम बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, जब बच्चा कार्य करते हुए उबरने लगता है तो वह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन नंबर ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बच्चा किसी कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसकी उस काम में रुचि खत्म हो जाती है, जिससे बच्चा उबने लगता है। इसका अर्थ है कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी, सीखने की अनुपस्थिति। और ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वे कैसे सीखते हैं। शिक्षार्थियों की त्रुटियां से वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये टोटल सीटेट एग्जाम 2012 में सीडीपी के 30 प्रश्न जो पूछे गए थे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो था। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं सीटेट के एक और क्लास के और एक और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।